जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कितने होते हैं, उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल और उनके कार्यकाल में किस तरीके की भूमिका होती है। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका गठन किया गया है, तो ये कार्य क्या करता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय में देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, के आर्टिकल 338 खा के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, एक संवैधानिक निकाय है। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, संवैधानिक निकाय का अर्थ होता है जिन निकायों का उल्लेख संविधान में किया रहता है, उन्हें ही संवैधानिक निकाय कहा जाता है। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 338 खा में किया गया है। ठीक है, समझ में आया। आगे है, भारत के मूल संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है, जो मूल संविधान था, मतलब मूल संविधान का अर्थ होता है भारतीय संविधान कब लागू होता है। मूल संविधान मतलब कि सबसे शुरुआती 1950 को संविधान लागू होता है, और उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था, ये कहना चाह रही है लाइन। किंतु 123वें संविधान संशोधन अधिनियम को लोकसभा से मंजूरी देने के बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम बनता है। ठीक है, जो 123वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसको लोकसभा से पहले मंजूरी मिलती है, फिर इसके बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम बनता है ना, जिसके माध्यम से आर्टिकल 338 में संशोधन करके 338 खा एक नया खंड जोड़ा जाता है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, पहले तो हमने देखा कि जो इसमें इसका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं था। ठीक है, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, 338 खा में एक नया खंड जोड़ा गया। देखिए, जो मूल संविधान 338 है ना, वो किसके बारे में है, तो वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में। 338 का जो है का, वो है अनुसूचित जनजातियों के बारे में, और 338 खा जिसमें बताया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। ठीक है, समझ में आया। देखिए, तो इस तरीके से तीनों के बारे में दिया गया है। देखिए, पहली बार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा सन 1993 के राष्ट्रीय पिछड़ा, ठीक है, सबसे पहली बार यदि हम लोग बात करें तो जो पहली बार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ही 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो उल्लेख तो संविधान में है, लेकिन आयोग का जो गठन है, ठीक है, तो जो इस आयोग का गठन कब किया जाता है, 1993 में किया जाता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। देखिए, वही चीज़ इस पे दे रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग जो अधिनियम था, पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का को जो है एक गठन किया गया। इस अधिनियम आया, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी संरचना की। संरचना अर्थात इसमें कितने लोग होते हैं। ठीक है, देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं एवं 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य और होते हैं। इसके अलावा एक सचिव भी होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के अलावा कौन होते हैं, एक सचिव भी होते हैं। चलिए इनकी नियुक्ति की बात करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे कि हम नियुक्ति देख रहे हैं, तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आप ये कह रहे हो कि राष्ट्रपति कौन है। देखिए, कुछ बच्चों को राष्ट्रपति के बारे में पता नहीं हो भी सकता है हो। देखिए, आपने भारतीय संविधान में संसद के बारे में सुना होगा, संसद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी इसी वीडियो में। तो देखिए, संसद क्या होती है, संसद में लोकसभा होती है, लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा होती है, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, और संसद में राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इन तीनों से मिलकर ही संसद का गठन होता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में।
ठीक है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की। तो देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल भी किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं वेतन और भत्ते की। तो वेतन एवं भत्ते भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है और कार्यकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और लास्ट में जो इनको कितना वेतन और भत्ता देना है वो सब बातें भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने कितने चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ा, फिर उसके संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ा, फिर उसकी संरचना के बारे में पढ़ा, फिर नियुक्ति किसके द्वारा होती है, फिर कार्यकाल, वेतन और भत्ते। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों के बारे में। अब हम क्या देखने वाले हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों के बारे में देखेंगे। तो देखिए, पहला कार्य है संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत पिछड़े वर्ग को जो सुरक्षा प्राप्त है उसे लागू किया जा रहा है या इस बात की जांच करते हैं या नहीं, या फिर लागू नहीं किया जा रहा है, इस बात की जांच एवं निगरानी करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग है, उनके लिए बहुत सारे सुरक्षा के लिए कानून दिए गए हैं। यदि उन कानूनों का कभी हनन होता है, यदि उनके जो भी संविधान के द्वारा या फिर संसद के द्वारा उन्हें जो भी शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं उनकी शक्तियों का हनन होता है, तो इस बात की जांच कौन करता है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करता है। समझ में आया। दूसरा है पिछड़ा वर्ग के समूह, है ना, जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों के समूह के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करना। ये क्या करता है, यदि कोई शिकायत दर्ज की जाती है पिछड़े वर्ग के द्वारा, जो पिछड़े वर्ग की जो जातियाँ होती हैं या फिर पिछड़े वर्ग के जो समूह होते हैं, ठीक है ना, जो भी लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं और वो उनके साथ कोई गलत काम होता है उच्च जातियों के द्वारा, है ना, वैसे भी आपको पता होगा हमारे भारत में भेदभाव कितना ज़्यादा है जाति को लेकर। ठीक है, जाति को लेकर कितना ज़्यादा भेदभाव है। व्यक्ति की आज भी पहचान भारतीय संविधान में 75 साल हो गए हैं संविधान को लागू हुए, लेकिन आज भी जातिवाद जो है अपने चरम स्तर पर है। लोग जातिवाद को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वही कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी शिकायतों की जांच करना। तीसरा है पिछड़े वर्गों के विकास के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो क्या करता है, पिछड़े वर्गों के संबंध में केंद्र सरकार को ये क्या करता है, सलाह देता है। क्या करता सलाह देगा कि उनके लिए कैसे कानून बनाने चाहिए, किस तरीके से उन कानून को क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, किन अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट समझ में आया। चौथा है पिछड़े वर्गों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए संसद द्वारा बनाए गए नियमों की। देखिए, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संसद द्वारा बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, ताकि समावेशी विकास, जो हमारा विकास है, वो सभी विकास का लाभ सभी तक पहुंचे, सभी को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसीलिए संसद के द्वारा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए ये नियम और कानून बनाए। तो उनकी जांच कौन करता है, तो उन नियम और कानूनों की जांच करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य। ठीक है, हमने अब जो भी देखा, लेकिन अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियाँ। इससे पहले हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य, अब हम देखेंगे इसकी पावर क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिविल न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे जो सिविल कोर्ट होता है उसकी सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए, इतनी शक्तियों में लोगों को समन भेजना तथा शपथ दिलाकर उनसे पूछताछ करना। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये क्या करता है, लोगों को समन भेज सकता है, उनसे पूछताछ कर सकता है। तीसरा है किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की जो प्राप्ति करना। मतलब जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि पिछड़े वर्गों से संबंधित कोई जो केस है, ठीक है, कोई केस है और वो न्यायालय में दर्ज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट है। यदि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो चाहता है कि उसे उस केस के बारे में जानकारी प्राप्त हो, तो वो क्या कर सकता है,
तो उस कार्य उसकी जो प्रति है, मतलब कि जो उसकी फ़ोटोकॉपी है, उसके जो भी कागज़ात हैं उनकी जांच कर सकता है, उन्हें देख सकता है, ठीक है, और उनकी कार्रवाई भी कर सकता है ना। सबूत इकट्ठे करना ये सब आता है। फोर्थ है किसी मामले में सबूत एकत्रित करना एवं जांच पड़ताल करना। जैसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके मामले में ये क्या करता है, सबूत इकट्ठे करता है ना, सबूत एकत्रित करना, और ये जांच भी कर सकता है। कोई है ना, कोई केस है तो उसके बारे में यदि इसको जांच सौंप दी जाती है या फिर ये खुद चाहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित कोई कार्रवाई हो रही है उसकी जांच करना, तो ये बिल्कुल जांच कर सकता है। ये इसकी शक्तियाँ हैं। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा दिए गए कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे वर्ष जो कार्य करते हैं इसकी रिपोर्ट ये किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो ये राष्ट्रपति के समक्ष इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। और बाद में राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक पटल पर रखते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक पटल पर रखते हैं। संसद के मतलब जैसे हमने पहले ही देख चुके हैं, संसद में कौन कौन लोग आते हैं, लोकसभा आती है, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो रख ही रहे हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा के पटल पर भी रखते हैं और राज्यसभा में भी रखते हैं ताकि विचार विमर्श किया जा सके, ठीक है ना। और जो संबंधित राज्य हैं, ठीक है, तो जो संबंधित राज्य की विधानसभा के समक्ष भी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, समझ में आया। जिस राज्य से संबंधित कोई कार्रवाई हुई है उससे उस राज्य की विधानसभा के समक्ष भी रखते हैं। और संसद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है, और जो संसद जो भी डिसीजन दे देती है वो फाइनल डिसीजन होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ये पढ़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। यदि आप इस वीडियो को डिटेल से देखेंगे, यदि एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, CSC हो, UPSC हो, कॉलेज का एग्ज़ाम हो, नेट कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, चाहे वो स्टेट वाइज आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और समझ में आई है तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।